नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरह से अब मार्केटिंग की जा रही है, ऐसा विपक्ष का आरोप है, उसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल पहले भी खड़े हो रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अचानक सीज फायर की घोषणा कैसे कर दी गई, ये सवाल अपने आप में बना हुआ है। पहलगाम की घटना कैसे हो गई, ये सवाल बना हुआ है। लेकिन उन सब के बाद भी ऑपरेशन सिंदूर की जिस तरह से मार्केटिंग की जा रही है, उसको लेकर बड़ी हैरानी है। और कहा जा रहा है कि खुद सत्तारूढ़ पार्टी उसका किस तरह से राजनीतिक इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें ऑपरेशन सिंदूर के लोगों के साथ दिखाई पड़ती हैं और प्रधानमंत्री उसमें सेना की वर्दी में दिखाई पड़ते हैं। जगह जगह ऐसी होर्डिंग्स लगी हुई हैं और अब तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलने लगे हैं कि उनके नसों में खून नहीं बह रहा है बल्कि सिंदूर बह रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पर इसको लेकर बड़े सवाल उठाए गए और बड़ी हैरानी जताई गई कि अगर सिंदूर बह रहा है तो ये तो बड़ा खतरनाक केमिकल होता है। लेकिन ये सिंदूर इसलिए बह रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करना चाहते हैं और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए वो कुछ और संदेश देना चाहते हैं जो लोगों तक पहुंचे। और दूसरी तरफ दुनिया भर में डेलीगेशंस गए हुए हैं और उसमें अलग अलग देशों में जाकर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया जा रहा है और पाकिस्तान क्या कर रहा है ये भी बताया जा रहा है। लेकिन भारत में ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि आखिर जब ऑपरेशन सिंदूर की जब कार्रवाई करनी थी भारतीय सेना को, उसकी जानकारी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को पहले कैसे दे दी। इन तमाम सवालों के बीच ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो प्रधानमंत्री का नया बयान है उस पर प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, हैरानी भी जताई जा रही है और बहुत एक तरह से कहिए कि लोग उसको लेकर बहुत हैरान परेशान भी हैं कि आखिर ये सिंदूर कैसे बह रहा है। एक बार सुनेंगे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल का वो बयान जो उन्होंने राजस्थान के बीकानेर में दिया था और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किस तरह से उन्होंने किया। अब कहा यह जा रहा है कि लगभग जितनी अब सभाएं होंगी और ख़ास तौर पर जो आने वाले दिनों में बिहार में विधानसभा चुनाव हैं, वहाँ पर इसका जमकर प्रचार किया जाएगा। शुरुआत उसकी की जा चुकी है। सुन लेते हैं पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा क्या था ऑपरेशन सिंदूर के बारे में और अपनी नसों में रगों में बह रहे खून के बारे में। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। अब भारत ने दो टूक साफ कर दिया है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये कीमत पाकिस्तान की सेना चुकाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। तो ये कीमत चुकाएगी पाकिस्तान की सेना। और जो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने सीख दी है उसका जिक्र कर रहे हैं और उपलब्धियों के तौर पर उसका गुणगान भी कर रहे हैं। लेकिन ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि आखिर जब सेना इतनी तत्परता के साथ, इतनी कुशलता के साथ वहाँ के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर रही थी, तो अचानक ये ऑपरेशन सिंदूर की घटना को रोक कैसे दिया, इस कार्रवाई को रोक कैसे दिया गया और तुरंत सीज फायर की घोषणा क्यों कर दी गई। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 8 बार ये कह चुके हैं कि हमने रुकवाया, हमने रुकवाया, हमने रुकवाया, यानी सीज फायर उन्होंने करवाया है। भारत की तरफ से कोई पुख्ता उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये दावा कैसे कर रहे हैं। तो इन सवालों के बीच जो अब ऑपरेशन सिंदूर की मार्केटिंग हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विपक्ष के नेता लगातार इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी सुनेंगे किस तरह से कहा है आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने। वो तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये सिंदूर के सौदागर के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक तरह से उन्होंने ये दी है। लेकिन तमाम दूसरे राजनीतिक दलों ने भी इस पर प्रतिक्रिया जताई है। एक बार देखेंगे, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है प्रधानमंत्री के बयान को और क्या कहा है। उनका यह कहना है कि जहां इस खून की गर्मी दिखानी चाहिए वहां आप नहीं दिखाते हैं और जहां जरूरत नहीं है वहां खूब दिखाते हैं। देखते हैं राहुल गांधी का वो ट्वीट जिसमें उन्होंने ये बात लिखी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर का जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं उसको लेकर क्या कह रहे हैं।
राहुल गांधी लिख रहे हैं कि मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए, सिर्फ इतना बताइए कि आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया, ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी, आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है, आपने भारत के सम्मान से समझौता कर लिया। ये सवाल पूछ रहे हैं राहुल गांधी और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उनकी रगों में खून नहीं बल्कि सिंदूर बह रहा है, गर्म सिंदूर बह रहा है। और उस क्यों सिंदूर बह रहा है, उसके पीछे ऑपरेशन सिंदूर और ये उसके जो सूत्र हैं वो जाते हैं पहलगाम की घटना तक। और पहलगाम की घटना में जिन आतंकवादियों ने उस घटना को अंजाम दिया वो भी अभी पकड़ से बाहर बताए जा रहे हैं। ये सवाल भी अभी बना हुआ है कि आखिर वो चले कैसे आए, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है ही। उन्होंने इस पहलगाम की घटना को अंजाम देने के बाद जिसमें 28 लोगों की जान चली गई, वहां से फिर वो चले भी गए और उनको पकड़ा नहीं जा सका। तो इन सारी चीज़ों में प्रधानमंत्री का ये जो नया बयान है, जिसको कई जगह सोशल मीडिया पे डायलॉग भी कहा जा रहा है अमलेंदु जी, क्योंकि ये बड़ा उसी तरीके से ये बयान दिया गया है जैसे फिल्मों में दिया जाता है, बड़ी चर्चा इसकी हो रही है। लेकिन राहुल गांधी का ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, जो तीसरे नंबर पर उन्होंने अपने ट्वीट में पूछा है कि आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है। हाँ बिल्कुल, ये पूछा राहुल गांधी ने कि आपका खून केवल कैमरों के सामने ही गर्म क्यों होता है। और अब तो सवाल समीर जी ये है कि अब तो मोदी जी बता रहे हैं कि उनके रगों में खून है ही नहीं। अब तो गर्म सिंदूर बह रहा है। तो खून किसको दे दिया मोदी जी ने, पहले ये बताया। उनका खून कौन चूस लिया, किसने चूस लिया, या किसी को दान दे दिया, उन्होंने कहाँ रक्तदान कर दिया, किसको चढ़ाया या उनका खून ये मालूम पड़े कि क्लोन कहाँ तैयार हुआ है। ये सवाल उठ सकते हैं कि जब वो बता रहे हैं कि अब तो खून नहीं बहता उनकी रगों में, अब तो सिंदूर बह रहा है। ये लफाजियाँ जिस तरीके की हैं समीर जी, असल में राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो संबंध हैं वो इन लफाजियों से नहीं चला करते हैं। चुनावी रैलियों में आप कुछ भी बोलते जाइए, चलो आपको लोग ये मान लेते हैं कि चलिए चुनावी जुमलेबाजी है, लेकिन चुनावी जुमलेबाजी में भी अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के मसलों पर इस तरीके से आप बयानबाजियाँ करेंगे, लफाजियाँ करेंगे, तो सवालों के घेरे में आएंगे, लोग सवाल पूछेंगे। अभी तक जो लोग सवाल नहीं पूछे थे, इसलिए नहीं पूछ रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, हमारी सेना मोर्चे पर डटी हुई थी, लेकिन आपने उस सेना का ही मनोबल तोड़ने का काम किया। और प्रधानमंत्री ने जब राष्ट्र के नाम संबोधन किया तो बताया कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, उसने कहा कि आगे हम कार्रवाई नहीं करेंगे और आतंकों पर पनाह नहीं देंगे, तब करेंगे। तो इसको लेकर जब उन्होंने कहा तो फिर उन्होंने कहा साफ तौर पे, मतलब ये सवाल उठे प्रधानमंत्री के ऊपर कि भाई अगर आपने पाकिस्तान से वायदा ले लिया था कि आगे कुछ नहीं करेगा, तो उसी रात फिर क्यों जो थी वो हुई एकदम से फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से और ड्रोन उड़े। और रात में ही फिर जो था विक्रम मिस्त्री जो विदेश सचिव है उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना पड़ा कि भाई अब जो है पाकिस्तान सुधरे और वो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। समीर जी बिल्कुल सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, यानी उस ऑपरेशन सिंदूर सीज फायर के तत्काल बाद भी पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाइयां हो रही थी, जारी थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन सिंदूर इतनी सफलता के साथ उसको हैंडल किया जा रहा था, फिर भी सीज फायर के लिए सरकार क्यों तैयार हो गई, ये बड़ा सवाल है। लेकिन उसमें अब जिस तरीके से इस ऑपरेशन की मार्केटिंग की जा रही है, इसका जो राजनीतिक इस्तेमाल के आरोप लग रहे हैं वो बहुत हैरान करने वाले हैं। प्रधानमंत्री की उन तस्वीरों को लेकर भी काफ़ी चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर भी, और विपक्ष भी आलोचना कर रहा है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर का जो सेना का लोगो है उसको सेना की वर्दी के साथ प्रधानमंत्री कैसे उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो तस्वीर है इसको ट्वीट किया है आम आदमी पार्टी के नेता और संजय सिंह सांसद कि उन्होंने लिखा भी है संजय सिंह ने कि ये सिंदूर का सौदागर और सिंदूर सेल्समैन करके ये तस्वीर। और इस तरह की तस्वीरें वास्तव में कई जगहों पर देश के कई शहरों में और बड़ी बड़ी होर्डिंग्स में ये लगाई गई हैं, जिसमें सेना का कहीं कोई जिक्र नहीं है, सेना का कोई चित्र नहीं है, केवल सेना की वर्दी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल समीर जी, और प्रधानमंत्री सेना की वर्दी में दिखाई पड़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री एक तो ये कि सेना का भी अपमान है, सेना की वर्दी कोई दूसरा व्यक्ति कैसे पहन सकता है। प्रधानमंत्री भी सेना की वर्दी नहीं पहन सकता, राष्ट्रपति भी नहीं पहन सकता, जबकि राष्ट्रपति खुद जो है तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर है। उसके बावजूद तो लेकिन सेना की वर्दी पहनकर मोदी जी को दिखाया जा रहा है और उसके साथ ऑपरेशन सिंदूर का जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, लोगो जो है उसको लेकर। और हालांकि इस लोगो को लेकर तो अंबानी की कंपनी पहुंच गई थी कराने के लिए, इसका पेटेंट कराने के लिए, लेकिन बाद में जब तुरंत एकदम हल्ला मचा देश में और काफ़ी लानत मलामत हुई
तो पीछे हट गए कि साहब वो जो उनका छोटा कर्मचारी था उसने बिना सोचे समझे कर दिया। अरे छोटा कर्मचारी बिना सोचे समझे ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर देगा, ऐसे थोड़ी हो सकता है। जैसे टीवी चैनल्स पे फर्जी खबरें कुछ लोगों ने दिखा दी, वो कह रहे हैं वो तो वीडियो एडिटर ने कर दिया। वीडियो एडिटर कर दिया। अरे वीडियो एडिटर ने कर दिया तो आप क्यों बता रहे थे कि वहाँ कांग्रेस का मुख्यालय है? हालांकि उसमें जो कर्नाटक हाई कोर्ट है उसने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है अर्नब गोस्वामी और अमित मालवीय की, लेकिन आपने फर्जी खबर फैलाई, ये तो है, फर्जी खबर आप फैलाते रहते हैं। तो समीर जी, ये प्रधानमंत्री को जिस तरीके से पेश किया जा रहा है और संजय सिंह ने इस पर सवाल भी उठाए हैं, तो सवाल जाहिर तौर पर है कि विपक्ष अब सवाल तो निश्चित तौर पर पूछेगा ही पूछेगा कि आप कर क्या रहे हैं, और इस पर कहा भी है कुछ उन्होंने। जी, सुनते हैं संजय सिंह क्या कह रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर पर किस तरीके से उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से। सुन लेते हैं संजय सिंह क्या कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद। और बोला कि मेरी नसों में सिंदूर घूमता है, कैसे इस पर? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक निर्मम इंसान है और वो सिंदूर के सौदागर हैं। एक तरफ अभी लोगों के घरों में मातम है और देश का प्रधानमंत्री सिंदूर के नाम पे मार्केटिंग कर रहा है, सिंदूर के नाम पे वोट बटोरने की कोशिश कर रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। जिन बहनों के सिंदूर उजड़े, उन आतंकवादियों को जिन्होंने उनके सिंदूर उजाड़े, आपने उनको मौत के घाट उतारा, उनको मारा। अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तुम सेना के ड्रेस पहन के, हवाई चश्मा पहन के अपने पोस्टर लगवा रहे हो, शर्म नहीं आती है? जरा सी भी शर्म नहीं है भारत के प्रधानमंत्री को? तो ये सीधे तौर पर निर्मम प्रधानमंत्री बता रहे हैं और बड़े निर्मम तरीके से संजय सिंह आलोचना भी कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और आप उस सेना की वर्दी पहनकर ऑपरेशन सिंदूर के राजनीतिक फायदे के लिए निकल लिए हैं। और वहीं दूसरी तरफ तमाम देशों में प्रतिनिधिमंडल भी गया है, उसको लेकर भी काफ़ी राजनीति हुई और बीजेपी पर आरोप लगे कि कैसे उसने दूसरे विपक्षी पार्टियों के सांसदों का या उनके नेताओं का चुनाव अपने तरीके से किया है। लेकिन सबसे जो बड़े सवाल उठ रहे हैं वो ऑपरेशन सिंदूर के राजनीतिक लाभ के कारण उठ रहे हैं कि कैसे उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री की तस्वीरों को, सेना की वर्दी में उनकी तस्वीरों को, उसकी होर्डिंग लगाई जा रही है। सेना के ऑपरेशन सिंदूर, जो सेना ने अपना एक लोगो तैयार किया, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और उस पोस्टर में सेना कहीं नहीं है। सेना के नाम पर केवल सेना की वर्दी पहने हुए प्रधानमंत्री ही दिख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, सेना के प्रधानमंत्री पहने हुए प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं, सेना की वर्दी पहने हुए, और सेना उसमें कहीं नहीं है। और समीर जी, प्रधानमंत्री ने एक भी बात सेना को श्रेय नहीं दिया है। बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अब मोदी है, मोदी की रगों में चूंकि अब सिंदूर दौड़ रहा है तो मोदी जाके लड़ेगा, तो मोदी जाए फिर मोर्चे पर, काहे नहीं जाते हैं? जब पहनी ली है उन्होंने सेना की वर्दी तो अब बैठे हैं हवाई जहाज के कॉकपिट में, उड़ाएं हवाई जहाज, जाके दे मारे पाकिस्तान को, रावलपिंडी तबाह कर दें, इस्लामाबाद तबाह कर दें। काहे नहीं चले जाते हैं मोदी जी? सेना की ज़रूरत क्या है? वैसे भी आरएसएस कह चुका है कि सेना बाद में तैयार होगी, उसे 3 दिन लगेंगे, उनका स्वयंसेवक तो 3 घंटे में तैयार हो जाता है, तो काहे तैयार नहीं हुआ स्वयंसेवक 3 घंटे में? तो ये समीर जी, जो जिस तरीके से अब ये कोशिश की जा रही है सेना के शौर्य का क्रेडिट लेने की, लेकिन वो मिलेगा इस बार नहीं, चूंकि लोग समझ चुके हैं कि सेना के साथ विश्वासघात हुआ है एक तरीके से, चूंकि सेना को मालूम ही नहीं और आपने घोषणा कर दी सीज फायर की, तो किन शर्तों पे सीज फायर हुआ, क्या हुआ? इतने भोले तो आप नहीं है कि सब वहाँ का DGM फ़ोन करेगा और आप उसके फ़ोन पर ही जो है सीज फायर कर देंगे। अगर सिर्फ उस DGM को कहने पे सीज फायर हुआ तो यहाँ तो तमाम लोग बातें करते रहते हैं, तो उनके खिलाफ बुलडोजर एक्शन को लेकर बात होती है, लोग गिड़गिड़ाते रहते हैं। आपने क्या रोका? कहीं बुलडोजर एक्शन रोका कहीं? लेकिन पाकिस्तान से आपके इतने अच्छे संबंध है कि उनके DGM ने फ़ोन कर दिया और आपने तुरंत एक्शन रोक दिया। तो ये बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर की बात जब हो रही है तो सबसे बड़ा सवाल, उससे महत्वपूर्ण सवाल पूछा जा रहा है कि आपने सीज फायर क्यों कर दिया, सीज फायर के लिए आप क्यों तैयार हो गए? और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो आरोप लगा रहे हैं कि हमने धमकी दी, हमने डर दिखाया कि हम आपके साथ व्यापार रोक देंगे, और उस डर के कारण सीधे तौर पर भारत और पाकिस्तान दोनों तैयार हो गए सीज फायर के लिए। ये आरोप, बड़ा आरोप लग रहा है और उसका खंडन नहीं आ रहा है। दूसरी बात यह भी कि ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पाकिस्तान को भारत के विदेश मंत्री ने दी।
तो ये सारे सवाल उठ रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अचानक आप उसको रोक क्यों रहे हैं, और जब उनको पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात आप कर रहे हैं, लेकिन जब सेना सबक सिखा रही है अचानक उसको क्यों रोक दिया जा रहा है। तो ये सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जगह जगह ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उसका फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है। एक बार सुनेंगे आरजेडी के नेता मनोज झा क्या कह रहे हैं इस प्रधानमंत्री के इस नए बयान पर कि उनकी रगों में खून नहीं बल्कि सिंदूर बह रहा है। सुन लेते हैं मनोज झा को। इन मसलों पर अपनी आर्मी को सुनना पसंद करता हूं। बहुत खूबसूरत ब्रीफिंग उनकी सुनी है हमने, मिस्री साहब, व्योमिका जी, सोफिया कुरैशी जी। उस ब्रीफिंग ने हमें गर्व से भर दिया, गमगीन देश को भी। अभी भी बिहार में हर दूसरे दिन किसी न किसी जिले में एक पार्थिव शरीर आता। अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के विजुअल्स देखते होंगे, हम जाते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन उस परिवार का जो वो खालीपन उनके जाने से हुआ, उसकी भरपाई हमारे पास नहीं है। ऐसे माहौल में ना सिनेमाई डायलॉग से सब किसी को बचना चाहिए। संसद है, संसद में बात होगी, कई पहलुओं पे होगी। हमें इस बात का कष्ट है कि आतंक की हमारी प्रोफेशनल सेना ने प्रतिबद्धता के साथ सिर्फ लैबोरेटरीज जो टेरर के हैं उनको अटैक किया, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को नहीं छुआ, सिविलियन टारगेट्स नहीं लिए। ये पूरे देश के लिए 71 वाले क्षण में कि देश का भूगोल बदल दिया दुनिया का। तो अतिरेक से बचना चाहिए। मैं यही कहूंगा, अतिरेक बहुत सुखद नहीं होता जबकि देश को लगे कि अभी भी आतंक की प्रयोगशालाएं ये खत्म हुई है, नहीं हुई। ये महत्वपूर्ण है। और मैं क्या कहूँ, एक गालिब का शेर है, रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। तो गालिब का ये शेर भी कल से बहुत चर्चा में है कि जो आंख से ही न टपका तो लहू क्या है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उनके अंदर अब इतना जोश और उत्साह भरा हुआ है कि रगों से खून गायब हो गया है, केवल सिंदूर बह रहा है। और कह भी रहे हैं मनोज झा अमलेंदु जी कि ये सिनेमाई डायलॉग है और ये समय नहीं है कि इस तरह के डायलॉग उनका इस्तेमाल किया जाए, और प्रधानमंत्री जैसे पद पर आप हैं, आप इस तरह के डायलॉग बोलें। दूसरी बात ये जो अभी संजय सिंह कह रहे थे कि अभी तो ऑपरेशन सिंदूर जारी है। मनोज झा भी कह रहे थे कि हर रोज़ बिहार, उत्तर प्रदेश और तमाम इलाकों में सेना पर शहीद होने वाले जवानों के शव आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप कैसे ऑपरेशन सिंदूर जैसी घटना का बचाव कर रहे हैं जिसको आपने अचानक रोक दिया और उसका राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल समझिए, इसका राजनीतिक इस्तेमाल और ओछी राजनीति है ये कि मतलब आप जो शहीद हुए, जो लोग मारे गए, उन महिलाओं के आप जो सिंदूर उजड़े हैं, आप उस सिंदूर का माहौल उड़ा रहे हैं। एक तरीके से क्या चोट पहुंच रही होगी जिनके सिंदूर उजड़े हैं उनके दिलों पर, ये समझा जा सकता है। और आप उसका श्रेय मतलब आप उस पर वोटों की खेती करना चाहते हैं। मतलब उनके माथे के सिंदूर उजड़ गए और उनके उजड़े हुए माथे के सिंदूर पर आप वोटों की फसल उगाना चाहते हैं। इससे ज़्यादा मतलब इससे ज़्यादा निकृष्ट काम जो है वो कुछ हो नहीं सकता जो प्रधानमंत्री इस समय नरेंद्र मोदी कर रहे हैं अपने शुद्ध राजनीतिक स्वार्थों के लिए। जी, इसीलिए अब लगातार इस बात की आलोचना हो रही है। और इस बयान पर प्रधानमंत्री ने जो कल बीकानेर में दिया, उस पर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने भी एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है। वो लिख रहे हैं कि बीकानेर में जिस तरह प्रधानमंत्री ने एक बार फिर फिल्मों जैसे खोखले डायलॉग्स का सहारा लिया, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि वे उन गंभीर सवालों का जवाब दें जो देश उनसे पूछ रहा है। पहलगाम के निर्दयी हत्यारे अब तक खुले क्यों घूम रहे हैं? कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यही आतंकी गिरोह पिछले 18 महीनों में पुंछ, गगनगीर और गुलमर्ग में हुए 3 अन्य आतंकी हमलों के लिए भी जिम्मेदार था। आपने अब तक कोई सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता क्यों नहीं की? विपक्षी दलों को विश्वास में क्यों नहीं लिया गया? आपने 22 फरवरी 1994 को संसद में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव को दोहराने और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सामने आए चीन पाकिस्तान के गठजोड़ को देखते हुए उसे वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार फिर से तैयार करने के लिए संसद का विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाया? बीते 2 हफ्तों में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री रूबियो बार बार जिस तरह अमेरिका की भूमिका को लेकर दावे कर रहे हैं, उस पर आप लगातार चुप क्यों हैं?
ये तमाम सवाल हैं जो प्रधानमंत्री से पूछे जा रहे हैं, लेकिन जहां आमने सामने सवाल जवाब होते हैं उन जगहों पर प्रधानमंत्री बोलने से बचते रहते हैं, चाहे वो सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करनी हो या फिर संसद में विपक्षी सदस्यों का और सत्ता पक्ष के सदस्यों का सामना करना हो, मुख्य रूप से तो विपक्षी सदस्यों के सवालों का सामना। लेकिन जहां केवल उनको बोलना हो और सैकड़ों हजारों लोग सुनने वाले हों, वहां फिर रगों में खून की जगह सिंदूर दौड़ने लगता है, ऐसा प्रधानमंत्री कह रहे हैं। लेकिन सवाल पूछे जाने की जगह, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, ऐसी जगहों से पर जाने से प्रधानमंत्री बचते नजर आ रहे हैं, इस घटना के बाद भी और उसके पहले भी। हाँ बिल्कुल, उसके घटना के पहले भी और बाद भी सवालों के जवाब तो प्रधानमंत्री के पास है ही नहीं। 11 सालों में किन्हीं सवालों के जवाब नहीं दिए, मन की बात में भी सवालों के जवाब नहीं दिए, तो सवालों के जवाब प्रधानमंत्री नहीं देते हैं। एक तरफा डायलॉग है, मन की बात करते हैं और निकल लेते हैं। तो मन की बात की उन्होंने निकल लिया, अब ये मन की बात थी। अब ये भी देखना पड़ेगा कि मन बचा भी है कि अब नहीं बचा है, क्योंकि खून तो बचा नहीं है, बता रहे हैं वो खून तो बह गया सारा। अब गर्म सिंदूर बह रहा है उनकी रगों में, अब वो खून कहाँ बह गया ये देखना पड़ेगा, कहाँ गया उनका खून, वो किसके पास है उनका खून। लेकिन वो बता रहे हैं कि गर्म लहू है, तो अब ये भी देखना पड़ेगा मन भी अब बचा है कि नहीं बचा है, कि मन की बात उनकी है, किसी और के मन की बात है, किसके मन की बात कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के मन की बात कह रहे हैं कि रूबियो के मन की बात कह रहे हैं, किसके मन की बात कह रहे हैं। अब ये तो सवाल उठेंगे, पूछे जाएंगे लगातार। लेकिन समीर जी, ये जिस तरीके से हो रहा है और सेना को बदनाम करने की एक तरीके से कोशिश हो रही है, यानी आप सीज फायर करें आप और जिम्मा डालें आप सेना के ऊपर। सेना ने तो अपना काम किया, मजबूती के साथ किया और सेना ने सबक सिखाया, बिल्कुल। लेकिन आप जो है वो सेना के काम का श्रेय जो है वो खुद लेना चाहते हैं और सेना को आप उसका श्रेय देना नहीं चाहते, जबकि आप उस पूरे दौरान जो थे आप गायब रहे, आपका ट्विटर हैंडल खामोश रहा, एक शब्द आपने ऑपरेशन सिंदूर पर ना लिखा ना बोला, ना आप कहीं दिखाई दिए सार्वजनिक क्षेत्र में, ना सार्वजनिक जीवन में आप कहीं दिखाई दिए। फिर पता नहीं 18 घंटे काम कौन सा कर रहे थे जब आप ट्विटर पर भी नहीं थे। भाई चलिए, अगर आप ट्विटर पर ही दिखाई पड़ता तो ये मालूम पड़ता कि आप ट्वीट कर रहे हैं, यही आप देश का काम कर रहे हैं, मगर आप वो भी नहीं कर रहे थे। तो इसलिए जो है अब बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और प्रधानमंत्री जिस तरीके से इसको एक चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी निंदा हो रही है। और चुनावी मुद्दा ये बन नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत सारी कमजोरियां प्रधानमंत्री की और मोदी सरकार की, दोनों की, वो सामने निकल कर आई हैं और विपक्ष इस पर लगातार सवाल पूछा है, लगातार घेर रहा है। जी बिल्कुल, लगातार घेर रहा है, क्योंकि जो सवाल है वो शुरू से बने हुए हैं। पहलगाम की घटना से लेकर 22 अप्रैल को ये घटना होती है, उसके बाद से कोई भी जिसने इस घटना को, जिन आतंकवादियों ने अंजाम दिया, वो अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। जैसा जयराम रमेश कह रहे हैं कि उसके बाद भी कश्मीर में कई आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि ये घटनाएं वही आतंकवादी कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी वो आतंकवादी अगर वहीं जम्मू कश्मीर में घूम रहे हैं और पकड़े नहीं जा सके हैं, तो आखिर क्यों। दूसरी बात यह कि ऑपरेशन सिंदूर जब सेना कर रही थी और पाकिस्तान में तमाम जो शिविर हैं, आतंकी शिविर हैं, उनको नष्ट कर रही थी, ध्वस्त कर रही थी, अचानक क्यों रोक दिया गया और क्या रुकवाने के लिए जो डोनाल्ड ट्रंप के दावे हैं वो सही हैं, और उसका भी जवाब नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर बीजेपी के तमाम नेता ऐसे हैं जो दूसरे तरह के जवाब दे रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं। उनमें एक नेता निशिकांत दुबे हैं, हालांकि वो भी डेलीगेशन के साथ जा रहे हैं और दुनिया भर में ये बताएंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाया गया है और किस तरह से पाकिस्तान आतंकवादियों को और आतंकी जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सपोर्ट करता रहता है। ये सारे सवाल हैं, वो इसको समझाने के लिए वो भी गए हुए हैं, लेकिन इस बीच उनका ट्विटर भी चल रहा है और बहुत आक्रामकता के साथ चल रहा है। जो डेलीगेशन भेजा गया है वो ये दिखाने के लिए भेजा गया है कि किस तरह से पूरा विपक्ष और सत्ता पक्ष एक साथ है इस मुद्दे पर, और निशिकांत दुबे विदेश में तो जाएंगे ये बताने के लिए, और देश में वो विपक्ष के ऊपर तमाम तरीके के आरोप लगाते दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, विपक्ष को तमाम आरोप लगाते दिखाई पड़ रहे हैं। और समीर जी, अब ये पूछा नहीं जाएगा कि यहाँ जो आप ट्वीट कर रहे हैं और यहाँ बता रहे हैं कि साहब ये कांग्रेस का किया हुआ समझौता था, ये सूचना देनी है। पहली बात तो ये है समीर जी, जो उन्होंने डॉक्यूमेंट पेश किया है वो डॉक्यूमेंट जो है वो चंद्रशेखर की, जब चंद्रशेखर केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी सरकार ने किया था। पहली बात तो ये है। और मुचकुंद दुबे उसमें विदेश सचिव थे, उनके हस्ताक्षर से है, वो वीपी सिंह के समय में विदेश सचिव बने थे। दूसरी बात, तीसरी बात ये कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो ये है कि अगर हम कोई सैन्य अभ्यास करेंगे तब हम एक दूसरे को देंगे जानकारी। जाहिर सी बात है कि भाई मान लीजिए हमारी तरफ कोई जहाज उड़ा सीमा पे और पाकिस्तान ने समझा कि हमला करने आ रहा है, उसने वहाँ से हमला कर दिया, या पाकिस्तान का उड़ा, हमने समझा कि हमला करने आ रहा है, हमने उसे उड़ा दिया। तो इसलिए कोई गलतफहमी ना हो, इसके लिए ये किया गया था, वही सीज फायर था। बिल्कुल।
कि भाई हम एक दूसरे को इसकी जानकारी देंगे, तो वो जानकारी थी। लेकिन यहाँ तो आरोप जो लग रहा है वो ये है कि जयशंकर साफ कहते उसने जा रहे हैं कि हमने शुरू में ही पाकिस्तान को बता दिया था कि हम आपके मिलिट्री उस पर और नागरिक उस पर हमले नहीं करेंगे अड्डों पे, बल्कि हम आतंकवादियों के अड्डे पे हमले करेंगे। और यही सवाल पूछा जा रहा है कि जब आपने शुरू में ही पाकिस्तान को बता दिया तो क्या वो बैठे हुए वहाँ इंतजार करेंगे हम हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर की आओ हिंदुस्तान और हमको आके मार दो, ये इंतजार करेंगे? तो जब आपने पहले ही बता दिया तो आप देखिए कि वो उनके जो लोग मारे भी गए हैं उनके उसमें जो दफनाने की प्रक्रिया हुई है, जो हुआ है पूरा कार्यक्रम, उसमें वहाँ की पाकिस्तान की सेना के अफसर और तमाम मंत्री वहाँ उसमें शामिल हुए। तो जब इतना उनका नाभिनालबद्ध संबंध है तो आपने पहले क्यों बता दिया पाकिस्तान को, ताकि वो अपना इंतजाम कर ले, उनको वहाँ से हटा सके। और इसीलिए हाफिज सईद और मसूद अजहर जो है वो बच निकले, उसमें ये आरोप लग रहे हैं। तो अब इसके जवाब देते तो इस पे समीर जी जयशंकर का अभी तक कोई वक्तव्य नहीं आया है। बचाव में पूरी भारतीय जनता पार्टी उतरी हुई है, उल्टे सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, सवालों के जवाब, जो मूल सवाल है, जो ज़रूरी सवाल है, उनके जवाब नहीं आ रहे हैं और तमाम दूसरे मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है। इन्हीं कोशिशों में अमलेंदु जी जो डेलीगेशन भेजा गया है उसके लिए भी कहा जा रहा है कि इसकी क्या ज़रूरत थी, और दुनिया भर को संदेश देने के लिए, बताने के लिए, अगर घर के भीतर यानी देश के भीतर अगर हम नहीं बता सकते हैं तो बाहर जाकर क्या बताएंगे। और यही सारी चीज़ें, यही एकजुटता दिखाने के लिए संसद के विशेष सत्र की मांग की जा रही है, लेकिन विशेष सत्र की मांग नहीं स्वीकार की गई और डेलीगेशन भेजे गए हैं। अब डेलीगेशन में जो लोग गए हैं उनके भी अपने अनुभव हैं, वहाँ लोगों से वो मिल रहे हैं, किनसे मिल रहे हैं, राष्ट्राध्यक्षों से मिल रहे हैं या फिर वहाँ के केवल दूतावास के लोगों से मिल रहे हैं, वो भी देखने वाली बात होगी। सुन लेते हैं कुछ जो डेलीगेशन अभी जापान गया है जेडीयू के नेता संजय झा के नेतृत्व में, उसमें डॉक्टर बुजलाल भी गए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, सांसद हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, यूपी के डीजीपी रह चुके हैं, पुलिस के अधिकारी रहे हैं, वो भी उस डेलीगेशन में गए हुए हैं। सुनते हैं क्या कहा उन्होंने, कैसा रहा उनका अनुभव और जापान में किन किन लोगों से उनकी बात हुई और क्या समझाया उन्होंने कि पाकिस्तान कैसे आतंक की फैक्ट्री चला रहा है, आतंकवादियों को शरण दे रहा है, संरक्षण दे रहा है। बहुत बढ़िया रहा और हमें बड़ी खुशी हुई कि जापान ने, यहाँ के लोगों ने जो भारत का फाइट अगेंस्ट टेररिज्म है उसको सपोर्ट किया। हम करीब 4 दशक से हम सफरर रहे हैं और आपको याद होगा 2016 तक हमने रिएक्ट नहीं किया। 26/11/2008 अटैक हुआ, तब तो मैं यूपी का एडिशनल डायरेक्टर जनरल था। 170 लोग मारे गए, उसमें हमारे 2 IPS अफसर थे, हेमंत करकरे IGN, अशोक आमटे DIG। 3 दिन चला, कसाब पकड़ा गया, 9 उनके मारे गए, टोटल एविडेंस। उसके बाद जब मोदी जी आते हैं 2014 में और जब इन्होंने 2016 में इन्होंने अटैक किया, उस समय हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, घुस करके मारा। हम लोग समझ रहे थे पाकिस्तान अब समझ जाएगा, फिर नहीं समझे। 2019 में इन्होंने हमारे घटनाएं की पूरी, और उसके बाद फिर हमने बालाकोट किया, एयर स्ट्राइक किया। 19 से बाद हम समझ रहे थे शायद पाकिस्तान समझ जाए, लेकिन जो 22 अप्रैल को घटना हुई, पूछ करके, रिलीजन पूछ करके, और महिलाओं को मारा। एक लेडी ने कहा मुझे भी मार दो, मेरे हस्बैंड को मार दिया। कहा नहीं, जाओ प्रधानमंत्री को संदेश देना। उसके बाद हम लोगों ने प्रिसाइज अटैक किया, और प्रिसाइज अटैक करके हम सिविलियन नहीं मारे, केवल उनके जो वो थे टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको डिस्ट्रॉय किया। उसके बाद हम जानते थे पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, उन्होंने अटैक किया, तब हमने उनके बेसेस डिस्ट्रॉय किए। और ये हम पूरी दुनिया को बता रहे हैं, दुनिया समझ रही है कि हमने एस्केलेट नहीं किया, हमने सिविलियन उन्होंने किया। उन्होंने तो 1-2 घटनाएं नहीं हैं, डजन्स एंड डजन्स, 4 डिकेड से। आज पूरी दुनिया समझ रही, आज भी यहाँ एम्बेसडर थे, सबने हमारी स्टैंड को अप्रिशिएट किया है कि हम जो है एक पीसफुल कंट्री है। लेकिन अगर उन्होंने अटैक किया तो ये नया भारत है, मोदी का भारत है, और हम अगर इन्होंने स्ट्राइक किया तो हम वो टेररिस्ट बेसेस को बर्बाद कर देंगे। और जो स्पॉन्सर्स हैं,
तो ये बता रहे हैं, खुद ही बता रहे हैं कि हम क्या बताने गए हैं। ये बताने गए हैं कि ये मोदी का भारत है, यानी इसके पहले भारत कोई ऐसी रिएक्शन नहीं करता था, चाहे उसके ऊपर जो हमला कर दे वो सारे हमले झेल लेता था। ये दुनिया को बताने गए हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि यही भारत की विदेश नीति इसी तरह से तय की गई है, जिसका जीता जागता नुकसान दिखाई पड़ा कि इस मौके पर जब हम पीड़ित हैं और हम अपनी रक्षा में हमला कर रहे हैं और आतंकवादियों के शिविर नष्ट कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी कोई देश भारत का साथ देने को तैयार नहीं हुआ। जिस जापान देश में ये गए हुए हैं, डॉक्टर बजलाल जो बता रहे हैं, वो जापान भी हमारे साथ नहीं आया कि खुलकर उसने भारत की तारीफ की हो या भारत के साथ खड़ा दिखाई दिया हो। दूसरी ओर अगर हम पाकिस्तान को देखें तो कितने देश उसके साथ खड़े नजर आए। तो विदेश नीति यही इसी तरीके से बनाई गई है, ऐसा लगता है 10-11 साल से, जो कहा जा रहा है, जिस वजह से आलोचना हो रही है कि मोदी का भारत और सारा कुछ मोदी का और उसके पहले का भारत किसी काम का नहीं। हाँ बिल्कुल, मोदी का भारत किसी काम का नहीं, ये है। और ये बताने गए हैं, जैसा आपने भी कहा कि ये मोदी का भारत है और अब मोदी का भारत क्या करेगा ये बताने गए हैं। यानी समीर जी, जो डेलीगेशन गया है वो डेलीगेशन के सदस्य जो खुद बता रहे हैं, वो ये बताने नहीं गए हैं कि भारत विक्टिम है और पाकिस्तान ने हमारे यहाँ हमले किए, ये बताने नहीं गए हैं। ये बताने गए हैं कि हमने पाकिस्तान पर हमला किया, ये बताने गए हैं। तो अब ये किस तरीके की विदेश नीति और किस लिए डेलीगेशन गया है? हमारे टैक्स पेयर का जो पैसा है वो क्या इसीलिए खर्च हो रहा है कि ये जाके मौज मस्ती करें और उल्टी बातें जाकर दुनिया को बताएं? कौन हमारे साथ खड़ा होगा? और सवाल ये कि वो जापान पे हमारे साथ खड़ा क्यों नहीं हुआ? उसने एक वक्तव्य क्यों नहीं दिया? और आज भी जवाब गए हैं जापान, तो अब भी आप जापान से क्यों नहीं कहलवा पाए कि हम भारत के साथ खड़े हुए हैं? किसी का कोई बयान आया, किसी एक देश का बयान आ गया हो कि हम भारत के साथ खड़े हुए? तो आखिर मोदी जी जो गए, 129 बार उनकी विदेश यात्राएं हुई, उनका क्या हासिल है? और ये जो डेलीगेशन जा रहा है, इसका क्या हासिल है? देश को कम से कम, भाई चलिए आपने 129 विदेश यात्राओं पर कोई जवाब नहीं दिया, मगर इस डेलीगेशन को जिस उद्देश्य के साथ भेजा जा रहा है, वो डेलीगेशन उद्देश्य पूरा कर रहा है नहीं कर रहा है, इसका जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जी बिल्कुल। और इसीलिए इस डेलीगेशन को लेकर भी सवाल उठे कि आखिर क्या जरूरत है दुनिया भर को बताने की। और यहाँ से जो हम संदेश देने की बात कर रहे हैं कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए और उसके जरिए लोगों को संदेश दिया जाए, तो एक बार फिर सुनते हैं कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही हैं इस डेलीगेशन को लेकर, वहां जो गए हैं और जिस तरीके से वहां लोगों से मुलाकात की है और वो क्या करने के लिए गए हैं। ये सारी चीजें अब धीरे धीरे जो निकल कर आ रही हैं, सुन लेते हैं सुप्रिया श्रीनेत को क्या कह रही हैं। जहां तक डेलीगेशन की बात है तो दो चीजें साफ हैं। पहली चीज, 11 साल में सत्ता में काबिज रहने के बाद, 90 से ज्यादा मुल्क घूमने के बाद, अपने आप को विश्व गुरु कहलवाने के बाद, ये कहलवाने के बाद कि वो वॉर रुकवा देते हैं, अंततोगत्वा जब विश्व को भारत की बात बतानी थी, जब विश्व को हमारे हिंदुस्तान की बात बतानी थी, तो मोदी जी को भी झुककर ऑपोजिशन को अपने साथ लेना पड़ा, विपक्ष को अपने साथ लेना पड़ा और मिलजुल कर ये डेलीगेशन जा रही है। तो ये पूरी तरह से साबित होता है कि जो कूटनीति पिछले 11 सालों में हुई वो विफल रही। अगर आपको जाकर देशों को बता, कांगो जैसे देश को हम बताने जा रहे हैं कि हमने क्या किया, अरे हिंदुस्तान है, हम अपनी संप्रभुता के लिए, अपने लोगों की रक्षा के लिए, अगर हमारे खिलाफ कोई आतंकी हमले करेगा हम उसके लिए एक्शन लेंगे। हमें क्यों बताना पड़ रहा है दुनिया को? लेकिन अगर आप बताने भी जा रहे हैं तो आप सक्षम नहीं है, क्योंकि आपके यहां तो एक भक्त मंडली है जो 2014 में आजादी हुई ये कहती है, जिसको पता ही नहीं है ना इस देश का इतिहास, ना इस देश का गौरवशाली जो कूटनीति है, कुछ भी नहीं पता है। तो आपको विपक्ष के लोगों को लेकर जाना पड़ रहा है, ये पहली बात है। दूसरी बात है, आप दुनिया को समझाने जा रहे हैं, आप खर्चा करेंगे, आप लोगों को समझाने जा रहे हैं दुनिया में, अपने देश से कब बात करिएगा? आप इस देश में विशेष सत्र कब बुलाइएगा? असलियत यह है कि चाहे नेहरू जी हो जिन्होंने वॉर के दौरान सत्र बुलाया संसद का, या डॉक्टर साहब हो जो 2008 का आतंकी हमला हुआ मुंबई में, उन्होंने एक विशेष सत्र बुलाया और लालकृष्ण आडवाणी जी ने बतौर नेता विपक्ष के नेता के लिए खड़े होकर उन्होंने 42 मिनट बोले। तो आप इससे क्यों भाग रहे हैं? क्या इस देश के लोगों से ज्यादा प्राथमिकता विदेशों को दे रहे हैं हम? अरे हमने जो किया सो किया, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी संप्रभुता के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए यह जरूरी था। दुनिया को क्या समझाना? और अगर दुनिया को समझा ही रहे तो पहले अपने देश को तो समझाइए, अपने विशेष सत्र को तो बुलाइए।
यही सवाल उठ रहे हैं कि दुनिया को तो समझाना है, लेकिन आप अपने देश के नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को कॉन्फिडेंस में नहीं ले सकते हैं। क्या वजह है? ऐसा क्या है? ऐसी कौन सी दुश्मनी? विपक्ष है, कोई दुश्मन तो है नहीं। विचारधारा से और पार्टी से वो आपसे अलग है, लेकिन जहां देश की बात है, देश की संप्रभुता की बात है, सुरक्षा की बात है, वहां पूरा विपक्ष साथ है। और विपक्ष पूरी तरह से शुरू से ही साथ खड़ा दिखाई पड़ रहा है, बार बार वो कह भी रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से राजनीति हो रही है। और अमलेंदु जी, यही सवाल राहुल गांधी ने उठाया था कि विपक्ष तक को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, लेकिन हमला करने से पहले, यानी ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने से पहले पाकिस्तान को सूचना दी गई। विपक्ष को इसकी सूचना नहीं दी गई, और लेकिन पाकिस्तान को यह सूचना दी जा रही है, जिसकी सेना हमारी कार्रवाई करने जा रही है। हाँ, बिल्कुल ये सूचना दी जा रही है, और इस पर कुतर्क शुरू हो गए हैं। जैसा कि निशिकांत दुबे के उसका ट्वीट का हम लोगों ने जिक्र किया, वो दिखाएंगे कि निशिकांत दुबे ने क्या ट्वीट किया और उस पर क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं, ये भी हम देखेंगे। तो जो जिस तरीके से सूचना दी गई, और निशिकांत दुबे ने उसके लिए माफ़ी नहीं मांगी है समीर जी अभी तक, और ना सरकार की तरफ से आया है कि निशिकांत दुबे का सही है गलत है। केवल ये कह दिया गया है कि साहब वो संदर्भ काट कर उनका बताया गया। एक बार देख लेते हैं निशिकांत दुबे ने जो ट्वीट किया है। स्क्रीन पर हम कोशिश करेंगे कि वो आए, दिखाएं हम उसको। उन्होंने लिखा है कि ये जो सूचना दी जाती है वो क्यों दी जाती है। तो निशिकांत दुबे लिख रहे हैं कि राहुल गांधी जी, ये आपकी बनाई हुई सरकार के समय का समझौता है। 1991 में आपकी पार्टी समर्थित सरकार ने यह समझौता किया था कि किसी भी आक्रमण या सेना के मूवमेंट की जानकारी का आदान प्रदान भारत व पाकिस्तान एक दूसरे से करेंगे। क्या यह समझौता देशद्रोह है? कांग्रेस का हाथ पाकिस्तानी वोट बैंक के साथ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी आपको शोभा देती है, देता है, लिखे हैं वो। अब उनकी भाषा को थोड़ा ठीक करना पड़ता है, लेकिन ये चीज़, और उस समझौते का स्क्रीनशॉट भी इन्होंने लगाया हुआ है। तो पहली बात तो ये कि जिस समय का ये जिक्र कर रहे हैं, अभी अमलेंदु जी ने वो बताया भी कि उस समय कांग्रेस समर्थित चंद्रशेखर की सरकार नहीं थी, कांग्रेस समर्थन वापस ले चुकी थी और चंद्रशेखर उस समय केयर टेकर प्रधानमंत्री थी। और ये समझौता होता है, ये समझौता की यहाँ पर अगर अभ्यास हो रहा है, युद्धाभ्यास, उसके लिए समझौता होता है कि एक दूसरे को जानकारी का आदान प्रदान किया जाता है। युद्ध के समय आपको हम बताकर तब आपके ऊपर गोला दागेंगे, ये समझौता नहीं किया जाता है। हाँ बिल्कुल, ये आप युद्ध के समय गोला दागेंगे ये बता के नहीं किया जाता। और जो जैसे हम लोगों ने भी चर्चा की समीर जी कि भाई ये एक्सरसाइज के लिए, उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है, जो दिया है उन्होंने डॉक्यूमेंट भी, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि दोनों देश कोई एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें हम एक दूसरे को सूचना देंगे। अब ये एक्सरसाइज जो है, ये एक्सरसाइज क्या युद्ध होता है? पहले तो निशिकांत जी बताएं। नाम के आगे डॉक्टर लिखा हुआ है, पता नहीं कौन से डॉक्टर हैं वो, झाड़ फूक वाले हैं कि पीएचडी वाले हैं कि क्या है हमें नहीं मालूम, क्योंकि महुआ मोहिता उनकी डिग्री पर ही सवाल उठाती है, तो हमें नहीं मालूम वो कौन से डॉक्टर हैं। लेकिन अगर नाम के आगे डॉक्टर लिखा है तो इतनी तो मतलब शर्मिंदगी ना करें कि आप समझ ही नहीं सकते कि डॉक्यूमेंट किसके संदर्भ में। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी एक्सरसाइज करेंगे या मूवमेंट करेंगे तो उसके लिए होगा। तो ये सेना का ना तो एक्सरसाइज थी ना मूवमेंट थी, ये तो सर्जिकल स्ट्राइक थी। सीधे सीधे उन ठिकानों पर हमले थे जहाँ आतंकियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, किसी सैन्य ठिकाने पर हमला भी नहीं था। तो आपने ये सेना का ऑपरेशन जो था, ऑपरेशन सिंदूर, उसकी जानकारी आपने पाकिस्तान को क्यों दे दी? देखिए समीर जी, सेना ने भी जानकारी दी, लेकिन सेना ने जानकारी ऑपरेशन करने के बाद दी। करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी कि हमने बहुत संयम के साथ ये कार्रवाई की, हमने बहुत संयम के साथ लक्ष्य निर्धारित किए, हमने केवल उन अड्डों को निशाना बनाया जहाँ पे आतंकवादी प्रशिक्षण लेते थे या उनके अड्डे थे। हमने उनके सैन्य ठिकानों पर या नागरिक ठिकानों पर कोई हमला नहीं किया, ये सेना की तरफ से साफ कहा गया। तो ये उसके बाद कहा गया। लेकिन जयशंकर कह रहे हैं कि हमने ऑपरेशन के शुरू में ही पाकिस्तान को बता दिया था। सवाल इसको लेकर उठ रहे हैं, तो ये बहुत है। और इसको लेकर पवन खेड़ा ने भी ट्वीट किया है, जो निशिकांत दुबे ने जो कुछ पूछा है उसके जवाब में। और पवन खेड़ा लिख रहे हैं कि इस व्यक्ति की जानकारी दुरुस्त कर दे। चूंकि निशिकांत दुबे के सवालों का जवाब देना इसलिए ज़रूरी समझा गया होगा क्योंकि वो सांसद हैं, लोकसभा के सदस्य हैं, महत्वपूर्ण डेलीगेशंस में भेजा जा रहा है, और कई सारी जो संसद की समितियां हैं उसके मेंबर हैं, इसलिए उनके सवालों का, उनकी जिज्ञासा का जवाब दिया है पवन खेड़ा ने। लिख रहे हैं कि इस व्यक्ति की जानकारी दुरुस्त कर दें कि कांग्रेस पार्टी ने चंद्रशेखर सरकार से समर्थन फरवरी 1991 में ही वापस ले लिया था। 10वीं लोकसभा के चुनाव घोषित हो चुके थे। आगे की जानकारी के लिए अपनी पार्टी के साथी नीरज शेखर
नीरज शेखर एमपी से संपर्क कर सकते हैं। बता दें नीरज शेखर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे हैं और तमाम पार्टियों से घूमते हुए इस समय वो भी भारतीय जनता पार्टी में हैं और इस समय लोकसभा के सदस्य हैं। नहीं, राज्यसभा, माफ कीजिएगा, राज्यसभा के। और ये वही नीरज शेखर हैं जिनको मल्लिकार्जुन खड़गे ने भरी राज्यसभा में डाल दिया था कि बैठ बैठ बैठ, जो कह दिया था चुप चुप बैठ, तेरा बाप तो हमारे साथ इधर था, जिनको कह दिया था। तो उनसे ही कहा गया भाई ज्यादा है जानकारी तो उनसे ले लो। यानी ये बता दिया गया कि ये जो आप डॉक्यूमेंट प्रस्तुत कर रहे हैं, चंद्रशेखर की सरकार से समर्थन वापस लिया जा चुका था। चंद्रशेखर केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर थे और उनकी सरकार ने ये समझौता किया था और ये समझौता भी युद्ध के लिए नहीं था। युद्ध के लिए कोई समझौते इससे नहीं होते हैं कि हम पे आप पर हमला करेंगे तो आपको बताकर हमला करेंगे, ऐसा नहीं होता है और दुनिया में कहीं नहीं होता है। अब आज ही क्या देखिए समीर जी हुआ है कि हमारा डेलीगेशन रूस में था और वहाँ जो था यूक्रेन ड्रोन से हमले कर रहा था, जहाज हमारे ऊपर था, ड्रोन नीचे थे। अब मान लीजिए जहाज अगर नीचे होता, ड्रोन ऊपर होता, तब क्या स्थिति होती? जी बिल्कुल, खबर आ रही कि जो डेलीगेशन वो जहाज था वो हवा में काफी देर उसको मंडराना पड़ा क्योंकि उतर नहीं सकता था, वहाँ यूक्रेन की तरफ से लगातार ड्रोन बरसाए जा रहे थे। जी, तो जब ये स्थितियां थी तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की परिस्थितियां पैदा होती हैं। तो ये मतलब अच्छा, कल भी उन्होंने एक निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया था कि वो ज्योति मल्होत्रा है उसका जो है वो फोटोशॉप करके राहुल गांधी के साथ दिखा दिया, और जबकि वो मालूम पड़ा जब लोगों ने उसका फैक्ट चेक किया कि वो ज्योति मल्होत्रा नहीं बल्कि साथ में अब बीजेपी की एक विधायिका हैं वो थी, जब उसमें कांग्रेस की विधायिका हुआ करती थी वो साथ में थी, तो उनका फोटो काट के ज्योति मल्होत्रा पोस्ट कर दिया। तो ये अब असल मुझे लगता है कि निशिकांत दुबे की टक्कर जो शायद अमित मालवीय से शुरू हो गई है। अब निशिकांत दुबे जो है वो अमित मालवीय की जगह लेना चाहते हैं, ये शायद शुरू हो गया है। बहरहाल ही उनका आपस का मसला है पार्टी का ही, कौन किसको किस जगह पे रखता है। लेकिन ये जिम्मेदार पद पर है इस तरह के, उनको तथ्य विहीन चीजों को पोस्ट करने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग, हम जैसे आम लोग भी कोई चीज पोस्ट करते हैं, लिखते हैं तो बहुत सोच समझकर उसको कई बार फैक्ट चेक उसका कर लेते कि सही है या गलत है, तो फिर इस तरह से नहीं कर देना चाहिए। लेकिन जैसा कह रहे हैं अमलेंदु जी कि एक होड़ मची हुई है कि कौन कितने गलत तथ्यों के आधार पर विपक्ष को जलील कर सकता है। बाद में भले खुद जलील होना पड़े उसको, लेकिन शुरू में वो उसको विपक्ष को उसकी आलोचना कर सकता है, उसके खिलाफ तमाम झूठे तथ्यों को लाकर पेश कर सकता है। सुप्रिया शिनेद ने भी इस पर कहा है कि सुनेंगे सुप्रिया शिनेद क्या कह रही हैं। उन्होंने लिखा भी है कि चलो इस बार अपनी जाहिलियत दिखाते वक्त बीजेपी ने यह मान ही लिया कि विदेश मंत्री जयशंकर ने पाकिस्तान को हमारी सेना के आक्रमण की अग्रिम जानकारी दी है। जी हाँ, सुनते हैं क्या कहा है सुप्रिया शिनेद ने। उन्होंने उसी बयान पर जो ट्वीट किया है निशिकांत दुबे ने, उसी के बयान पर उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब ये भी स्वीकार कर रही है कि हाँ, एस जयशंकर, जिसको अभी तक पार्टी और सरकार मना करती चली आ रही थी, अब उसने स्वीकार कर लिया है कि हाँ, हमने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने से पहले जानकारी दे दी थी। सर्वप्रथम सबसे पहले तो निशिकांत दुबे अपनी बेवकूफी बार बार प्रदर्शित करते हैं। राजीव जी ने 6 मार्च 1991 को चंद्रशेखर जी की सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। पहली बात, यह शायद अप्रैल 1991 का साइन किया हुआ अग्रीमेंट है। यह अग्रीमेंट पीस टाइम का है। पीस टाइम में गलतफहमी ना हो दो देशों की सेनाओं के बीच में, थल सेना, वायुसेना, जल सेना मूवमेंट से, उसके बारे में है। जब अभी हमने कार्रवाई की है, हमारे ऊपर आतंकी हमला हुआ था, हमने जवाबी आक्रामक कार्रवाई की है। तो सर्वप्रथम तो निशिकांत दुबे और बीजेपी ये मान रही है कि जयशंकर जी ने इन्फॉर्म किया। सर्वप्रथम जो राहुल गांधी जी कह रहे थे वही सच है। जयशंकर जी ने इन्फॉर्म किया पाकिस्तान को और उसकी पुष्टि खुद बीजेपी कर रही है। जिस अग्रीमेंट का वो हवाला दे रही है वो पीस टाइम का अग्रीमेंट है। जयशंकर जी ने जब वॉर लाइक सिचुएशन थी तब इन्फॉर्म किया था। तो ये कि उन्होंने लिखा है और उनका ये कि भाई आपने ये शांति का समझौता है जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, शांति के समय ये समझौते किए जाते हैं ताकि कोई गलतफहमी ना हो। एक्सरसाइज हो रही है, एक्सरसाइज का मतलब युद्धाभ्यास होता है, युद्ध का अभ्यास अगर कर रहे हो। ये कई बार दूसरे देशों की सेनाओं के साथ भी किया जाता है। उन स्थितियों में किसी भी तरह की कोई गलतफहमी ना हो, इसके लिए एक समझौता किया जाता है और उसकी सूचना दी जाती है कि हम युद्धाभ्यास करने वाले हैं। उस पर आप ऐसा ना हो कि आपकी तरफ कोई जहाज भारत का उड़ रहा हो तो उसको तुरंत दाग दो, या पाकिस्तान का जहाज अगर युद्धाभ्यास कर रहा है तो वो अगर इधर आता है उसको गिरा दिया जाए, मार दिया जाए।
इन सारी गलतफहमियों को दूर करने के लिए इस तरह के शांति के समय, यानी जो पीस टाइम होता है, उसमें ऐसे समझौते किए जाते हैं पड़ोसी देशों से, क्योंकि यहाँ का जहाज़ उड़ेगा तो आसपास के इलाकों में जाएगा, और ये सभी देशों के साथ होता है, कोई ऐसा नहीं कि वो पाकिस्तान के साथ। लेकिन ये कहना, ये और जिस तरह से एस जयशंकर ने हमले की सूचना दी कि हम ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में पल रहे आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने जा रहे हैं, ये तो बड़ी हैरान करने वाली बात है। हाँ बिल्कुल, बहुत हैरान करने वाली बात है, और इसी को लेकर सवाल उठने बार बार। और जो जैसे कहा सुप्रिया सुनीत ने, और हम लोग भी यही कहते हैं कि इसका मतलब निशिकांत दुबे ने स्वीकार कर लिया कि एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जानकारी दी। अब आप उसके लिए कोई भी आप लेकर आ रहे हैं कि साहब इसलिए जानकारी दी, उसलिए जानकारी दी, वो बातें वाला की किस लिए जानकारी दी, लेकिन जानकारी दी ये तो आपने स्वीकार कर लिया। अब लेकिन जो आपने डॉक्यूमेंट पेश किया वो भी गलत डॉक्यूमेंट पेश किया, और उस डॉक्यूमेंट की आड़ में जो छुपने की कोशिश की आपने, वो तर्क भी आपका गलत निकला। दोनों चीज़ गलत निकली, चूंकि वो सर्जिकल स्ट्राइक के लिए, युद्ध के लिए नहीं था, वो शांति काल में सेना के मूवमेंट और अभ्यास के लिए था, साफ तौर पे उस डॉक्यूमेंट में है। तो ये साफ तौर पे समझा जा सकता है कि अब जो ये बात सामने आ रही है कि जयशंकर ने वास्तव में क्या जानकारी दी थी, क्योंकि निशिकांत दुबे का ट्वीट तो इसी तरह इशारा कर रहा है कि वास्तव में उन्होंने जानकारी दी थी। जी बिल्कुल, ट्वीट उनका यही बता रहा है कि जानकारी दी थी, और उसके लिए एक समझौता किया था कांग्रेस समर्थित चंद्रशेखर की सरकार ने। लेकिन दोनों ही तथ्य उसमें गलत हैं। पहली बात तो ये कि उस समय समर्थन कांग्रेस का नहीं था, चंद्रशेखर केयर टेकर प्रधानमंत्री थे, यानी चुनाव होने वाले थे, और उस समय जो प्रधानमंत्री रहता है, निवर्तमान प्रधानमंत्री, उसको राष्ट्रपति कहते हैं। जब तक कोई नई व्यवस्था नहीं होती तो आप प्रधानमंत्री बने रहिए, ये उस समय का था। और उस समय एक समझौता होता है जो शांति के समय होता है, युद्ध के समय नहीं। लेकिन निशिकांत दुबे वो ट्वीट कर रहे हैं, और उसके ज़रिए ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हाँ, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई को अंजाम देने से पहले ही पाकिस्तान को बता दिया। और यही सवाल बार बार राहुल गांधी उठा रहे हैं, विपक्ष उठा रहा है कि आखिर आपने क्यों सूचना दी, और उसके बाद आप ऑपरेशन सिंदूर को अचानक बंद भी कर देते हैं, सीज फायर के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों तैयार हो जाते हैं? क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हम आपके साथ ट्रेड रोक देंगे अगर आप तैयार नहीं होंगे। ये दावा बार बार डोनाल्ड ट्रंप ही कर रहे हैं। उनके इन बयानों का कि वो बार बार क्यों कह रहे हैं, एक भी बार सख्त तरीके से जवाब नहीं दिया गया भारत की ओर से, प्रधानमंत्री की ओर से। प्रधानमंत्री की तरफ से एक भी बार जवाब नहीं दिया गया, और भारत की तरफ से भी जो विदेश मंत्रालय ने कहा, समीर जी, वो ये कहा कि 7 मई से 10 मई के बीच अमेरिका से कई बार बातचीत हुई, लेकिन ट्रेड पर कोई बातचीत नहीं हुई। बहुत अच्छी, ऐसे नहीं बात होनी, ऐसी नहीं हुई। उसके लिए तो डेलीगेशन आया हुआ है उसका अलग से ट्रेड पर बात करने के लिए, और ट्रेड पर भी अब क्या बात करेंगे मालूम पड़ जाएगा कि क्या क्या बेचा गया, क्या क्या नहीं बेचा गया, किस तरीके से देश झुका है ट्रंप के सामने और मोदी जी ने झुकाया है, ये मालूम पड़ जाएगा या जब समझौते सामने आएंगे। लेकिन जो ट्रंप दावा कर रहे हैं कि बारबारी साहब उन्होंने सीज फायर कराया, इसको लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से कोई भी बातचीत नहीं आई। एस जयशंकर का बयान जो था समीर जी, उसको लेकर कल कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रणीति शिंदे जो कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य हैं, लोकसभा सदस्य हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ तौर पर उन्होंने सवाल पूछा उनसे कि, उन्होंने कहा कि चिंताजनक बात यह भी है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन के पहले ही पाकिस्तान को सूचना दे दी कि हम हमला करने जा रहे हैं, और उस पर उन्होंने नरेंद्र मोदी से सीधे सीधे सवाल पूछे हैं कि आखिर ऑपरेशन द्वारा ऐसा क्यों किया गया। बहुत सारे सवाल उनसे पूछे गए, और हम लोग सुन भी सकते हैं कि क्या कहा। तो सुनते हैं एक बार कि क्या सवाल पूछे जा रहे हैं, और ऑपरेशन सिंदूर की आप जानकारी भी दे देते हैं, अचानक आप उसको बंद भी कर देते हैं। अमेरिका कह रहा है कि हमारे दबाव में बंद कर देते हैं, और हम उसको जवाब दे भी नहीं पा रहे हैं कि आप गलत बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। सुनते हैं क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की नेता ने कहा है। और इधर बीच इस जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान है अमलेंदु जी, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, और ऑपरेशन सिंदूर के लोगों का जो इस्तेमाल हो रहा है, उसमें प्रधानमंत्री की तस्वीरें हैं, उनकी होर्डिंग्स जगह जगह लगाई जा रही हैं। इस पर भी हंगामा मचा हुआ है कि आखिर प्रधानमंत्री का सेना का योगदान है, जो सेना की उपलब्धि है, उसका सरकार कैसे राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रही है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं और सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री न तो सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं और न ही संसद का विशेष सत्र बुला रहे हैं। तो सुनते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या सवाल पूछे। और भी चिंताजनक बात यह है कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी ने ऑप सिंदूर के स्टार्टिंग में पाकिस्तान को चेतावनी दी, सूचना दी कि हम अटैक कर रहे हैं और हम आपके
टेररिस्ट कैंप्स को अटैक कर रहे हैं, पाकिस्तानी सेना को अटैक नहीं कर रहे हैं। Why was this done? Was not our security compromised due to this sensitive information being shared with the Pakistani counterpart? ऐसी संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान को ऑपरेशन के दौरान क्यों दी गई? इस खुलासे से भारत की सुरक्षा और रणनीति बढ़त को कितना नुकसान हुआ वो अभी तक रिकॉर्ड पे आया नहीं है। खास करके क्या इस स्टेटमेंट और इस इंफॉर्मेशन के वजह से हमारे एयरफोर्स को कोई नुकसान हुआ, वो भी कॉम्प्रोमाइज, वॉज आवर सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज्ड, इज द क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क मिस्टर मोदी। और जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने इसके बारे में ट्वीट किया तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया कि उनके ऑफिस से ये इंफॉर्मेशन आ रही है कि इंफॉर्मेशन ऑप सिंदूर के पहले दौरान दी गई थी, लेकिन उन्होंने क्लियरली रिकॉर्ड पे लाया कि ऑप सिंदूर के स्टार्ट के पहले दी गई थी। तो क्या सरकार बैकफुट पे जा रहा है और क्यों इस देश की जनता को क्लैरिफिकेशन इसके बारे में मिल नहीं रही कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इंडिया के अटैक के बारे में पाकिस्तान के साथ क्यों शेयर की गई थी? तो ये बहुत सारे सवाल हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं। और इन्फॉर्मेशन की बात तो अब एक तरह से कहा जाए अमलेंदु जी, जो सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं कि निशिकांत दुबे के ट्वीट के जरिए सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार कर ही ली कि जयशंकर ने, विदेश मंत्री ने, ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही पाकिस्तान को सूचना दे दी। हाँ बिल्कुल, ये सवाल उठ रहे हैं और तो सीधे सीधे सवाल पूछे जा रहे हैं कि जयशंकर ने ऐसा क्यों किया, और उसको समर्थन में अब निशिकांत दुबे की है इस ट्वीट को लिया जाएगा कि निशिकांत दुबे जो है वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जयशंकर ने पाकिस्तान को सूचना दी। तो अब तो ये और घिरे हुए नजर आ रहे हैं। तो अब जब खून नहीं है समीर जी मोदी जी के रगों में, अब गर्म सिंदूर बह रहा है, तो अब गर्म सिंदूर, ये सवाल मोदी जी से कर रहा है कि नहीं कर रहा है कि ये गर्म सिंदूर बहने की आवश्यकता क्यों पड़ गई उनकी रगों में और उनका खून कहाँ बह गया? अगर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को सूचना नहीं दी होती तो सेना और कोई बड़ा लक्ष्य भी हासिल कर सकती थी, जो कि नहीं कर पाई। जी, एक तो पहली सूचना दे दी गई, दूसरी रही कसर जो थी वो सरकार ने सीज फायर का आदेश देकर कर दी। जी बिल्कुल, इसीलिए कहा जा रहा है कि उस सूचना की वजह से बहुत सारा नुकसान आर्म्ड फोर्सेस को हमारे उठाना पड़ा, और कितना नुकसान हुआ उसकी भी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है, शेयर की जा रही है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इनके बीच इस ऑपरेशन सिंदूर की घटना का किस तरीके से राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश की जा रही है, वो एक बार उन ट्वीट्स के, उन तस्वीरों को भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले कल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान को सुनते हैं जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कहा, और यह कहा कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर यानी जो आतंकवादी घटना को अंजाम दिया गया था पहलगाम में, उसके खिलाफ जो एक्शन लिया है सेना ने, उस वजह से उनकी रगों में ऑपरेशन मतलब उनकी रगों में ब्लड की जगह, खून की जगह सिंदूर बह रहा है। सुनते हैं उनका बयान, और इस बयान को लेकर जबरदस्त चर्चाएं हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके इस बयान से, ऑपरेशन सिंदूर से राजनीतिक फायदा कितना मिलता है या नहीं मिलता है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर अभी चल ही रहा है, ऑनगोइंग है, बंद नहीं हुआ है, पर उसका फायदा लेने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। चूंकि आने वाले दिनों में बिहार में विधानसभा चुनाव है और पूरी तैयारी उसकी की जा रही कि कैसे इसका फायदा लिया जाए। बार बार प्रधानमंत्री के बयानों को सुनकर यही लगता है, और कितना गंभीर है प्रधानमंत्री बिहार के चुनाव को लेकर कि जब ये पहलगाम की घटना होती है उसके बाद वो अपनी विदेश यात्रा छोड़कर आते हैं, तो पहलगाम नहीं जाते हैं, जम्मू कश्मीर नहीं जाते हैं, वो बिहार जाते हैं। खैर, सुनते हैं राजस्थान में कल बोला है उन्होंने बीकानेर में, और क्या कहा है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, वो सुनते हैं। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। अब भारत ने दो टूक साफ कर दिया है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, और ये कीमत पाकिस्तान की सेना चुकाएगी,
पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। और अब ये महत्वपूर्ण बात है, हालांकि ये भी बहुत जानना बड़ा महत्वपूर्ण है कि ऑपरेशन सिंदूर की घटना के बाद वहाँ पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा था। और जश्न किस बात का मनाया जा रहा था कि उन्होंने भारत पर बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। हालांकि ये हर लड़ाई के बाद होता है पाकिस्तान के साथ, जब भी लड़ाई होती है और पाकिस्तान हारता है तो वहाँ जश्न मनाया जाता है। और पाकिस्तान में सेना के जो चीफ हैं उनको प्रमोट भी कर दिया जाता है, उनको फील्ड मार्शल बना दिया जाता है। फील्ड मार्शल बना दिया गया तो ये तो खैर पाकिस्तान की बात है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार जिस बात को कह रहे हैं, इशारा नहीं कर रहे हैं बल्कि वो स्पष्ट तरीके से ये कह रहे हैं कि हमने इस ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो झड़प थी, जो संघर्ष था दोनों देशों के बीच, उसको रुकवाया है। उसका जवाब सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट तरीके से नहीं दिया जा रहा है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपनी नसों में सिंदूर बहाने लगे हैं, उसकी चर्चा ज़बरदस्त तरीके से हो रही है। भले ही एक फिल्मी डायलॉग जैसा हो, लेकिन उस पर जो बयान आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर जिस तरह से अमलेंदु जी चर्चा हो रही है, कुछ एक उदाहरण उसका भी हम लोग देंगे। बड़ा उसका मजाक भी उड़ाया जा रहा है कि कैसे हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये कि लोग कह रहे हैं कि तो बड़ा जहरीला एलिमेंट होता है, केमिकल होता है। लेकिन कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत ने भी एक ट्वीट किया है इसी को लेकर और लिख रहे हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, कभी तो आपकी रगों में व्यापार दौड़ने लगता है और कभी सिंदूर। कभी कभी आपकी रगों में लाल गर्म खून भी दौड़ना चाहिए जो डोनाल्ड ट्रंप को लाल लाल आंख दिखाकर जवाब दे सके। आपने भारत माँ के सम्मान के साथ समझौता किया है क्या? ये बार बार सवाल उठ रहे हैं क्योंकि दोनों तरफ, एक और ऑपरेशन सिंदूर की आप जानकारी दे रहे हैं पाकिस्तान को कि हम करने जा रहे हैं, और दूसरी ओर सीज फायर अमेरिका के दबाव में कर ले रहे हैं, जो आरोप लग रहा है और जिसका आप जवाब नहीं दे रहे हैं। सुन लेते हैं सुरेंद्र राजपूत ने कहा क्या है। लेकिन बहुत सारी बातें हो रही हैं प्रधानमंत्री के इस बयान को लेकर, इस डायलॉग को लेकर। आदरणीय मोदी जी, कभी तो आपकी रगों में व्यापार दौड़ने लगता है और कभी आपकी रगों में सिंदूर दौड़ने लगता है। कभी तो आपकी रगों में लाल रंग का गर्म खून दौड़ना चाहिए ताकि भारत के सम्मान से कोई समझौता न हो। कभी तो आपको कहना चाहिए कि हमारी सेना सीमा पर खड़ी हुई है और हमने आपके सारे लॉन्च पैड तबाह कर दिए, 15 एयरबेस को तबाह कर दिया है, 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया है और अब हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर लेने जा रहे हैं और बलूचिस्तान को आजाद कराने जा रहे हैं। कभी तो आपको बोलना पड़ेगा, कभी तो आपको कहना पड़ेगा जयशंकर को कि आपने ऑपरेशन शुरू होने से पहले भाई उनको कौन सा खबर क्यों किया आपने कि हम उनके सैनिक ठिकानों पर नहीं हमला करेंगे, हम उनका सिविल ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे। क्या उनके इस बयान के बाद वहां के आतंकी भाग गए क्या? कभी तो आपको जयशंकर से पूछना पड़ेगा। कभी तो आपको यह पूछना पड़ेगा कि हमारी सेना को जो भी कोलेटरल डैमेज हुआ वो क्या इसी कारण हुआ? कभी तो आपको डोनाल्ड ट्रंप की आंख में आंख मिलाकर सफेद खून नहीं लाल खून से आपको बताना पड़ेगा अपनी रगों में दौड़ते हुए कि डोनाल्ड ट्रंप, हमें यह मंजूर नहीं है जो आप कह रहे हैं। 8-8 बार डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हमने समझौता कराया, हमने समझौता कराया, लेट्स डू द ट्रेड। लेकिन हाउडी ट्रंप, नमस्ते मोदी, अब की बार ट्रंप सरकार कहने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, क्या आपने एक बार भी डोनाल्ड ट्रंप को पलट करके कहा कि नहीं ये हमारा द्विपक्षीय समझौता है, नहीं ये समझौता, ये सीज फायर नहीं है? कभी एक बार तो बोल दीजिए। आप जुमलेबाजियां बंद कीजिए। ये जुमलेबाजी से देश नहीं चलेगा। इंदिरा गांधी जी के तरीके से चलाइए जिन्होंने एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान किए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आपने भारत के सम्मान के साथ समझौता किया है क्या? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। तो ये सारे सवाल तो पूछे ही जा रहे हैं, लेकिन नसों में जो खून की जगह सिंदूर दौड़ने की बात है, हालांकि वो तो उन्होंने एक प्रतीकात्मक तरीके से कहा है, लेकिन पूछा जा रहा है कि आखिर सिंदूर दौड़ कैसे सकता है किसी की रगों में? हाँ बिल्कुल, सिंदूर किसी की रगों में कैसे दौड़ सकता है ये पूछा जा सकता है। और लेकिन इस बीच समीर जी खबर ये है कि राहुल गांधी कल पुंछ जा रहे हैं। प्रधानमंत्री तो समय नहीं निकाल पाए चूंकि उनकी रगों में सिंदूर दौड़ रहा है, तो प्रधानमंत्री ना पहलगाम जाने का समय निकाल पाए, ना कानपुर शुभम द्विवेदी के यहाँ जाने का समय निकाल पाए,
न हिमांशु नरवाल के यहाँ जाने का समय निकाल पाए और ना गुजरात के ही शैलेश भाई के यहाँ जाने का समय निकाल पाए जी, वहाँ जाने का समय नहीं निकाल पाए। लेकिन बिहार चले गए, बीकानेर चले गए, बिहार से बीकानेर पहुँच गए। लेकिन राहुल गांधी पुंछ जा रहे हैं, उन परिवारों से मिलेंगे जो जिनको नुकसान हुआ है इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की गोलाबारी में, और इसकी जानकारी बिल्कुल कई दिनों तक जो गोलाबारी चलती रही, यहाँ तक कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी वहाँ गोलाबारी पाकिस्तान की ओर से होती रही, कई लोगों की जान गई, कई सैनिकों की भी जान गई। उसको लेकर राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर जयराम रमेश ने लिखा है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी कल यानी 24 मई को पुंछ का दौरा करेंगे, जहां वे हाल ही में पाकिस्तान की गोलाबारी में मारे गए लोगों के शोकाकुल परिजनों से मुलाकात करेंगे। इससे पहले 25 अप्रैल को वो श्रीनगर गए थे, जहां उन्होंने पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले में घायल लोगों और अन्य संबंधित पक्षों से मुलाकात की थी। उन्होंने उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से भी भेंट की थी। ये उस घटना के 2 दिन बाद ही वहाँ पर गए थे राहुल गांधी, पहलगाम में, श्रीनगर में, और पहलगाम में अस्पताल में जो घायल लोग थे उनसे उन्होंने मुलाकात की थी, और अब कल यानी 24 मई को पुंछ जा रहे हैं। लेकिन ये सवाल पूछे जा रहे हैं प्रधानमंत्री से और सरकार से कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी क्यों दी गई पाकिस्तान को उस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने से पहले ही, और सीज फायर के लिए क्यों तैयार हो गए, ये बताया जाए, ना कि ये बताया जाए कि रगों में खून बह रहा है, कि सिंदूर बह रहा है, कि व्यापार बह रहा है, या क्या बह रहा है, क्योंकि रगों में केवल खून ही बहता है मनुष्य की रगों में। ये सवाल, लेकिन सवालों के जवाब को इस तरीके से न बहकाया जाए, जो सवाल पूछा जा रहा है वो बताया जाए, ये विपक्ष की मांग है। अब ये देखना है कि इन सारे सवालों का जवाब मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। जहाँ तक सर्वदलीय बैठक और संसद के विशेष सत्र की बात है, तो उसकी उम्मीद तो नहीं ही दिखाई पड़ रही है फिलहाल। अगर होती है तो रहेगी, हमारी निगाह है, आपको ये सारी खबरें आप तक पहुँचाएंगे। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। इस कार्यक्रम को फिलहाल यहीं अब समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।